स्वागत है आप सभी का तांडव के आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार कंफर्म करके बताइएगा आप लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि आप लोगों को ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। जी जी, गीता सिंह नानी जी, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, आपने देखा होगा कि जो आपकी यूनिट 1 है ना, अर्थशास्त्र में आप देखते हो यूनिट 1 में एमपीटेट वर्ग 1 का जो आपका पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, पात्रता परीक्षा के सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति व क्षेत्र। ये तीन चीजें आपके दिए हुए हैं, है ना। अर्थशास्त्र की वो आपसे परिभाषा की बात करता है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ साथ उसने आपसे उसका नेचर पूछा है, और इसके अलावा उसने जो है आपसे वो क्षेत्र पूछा है। ये लाइन लिखी हुई है यूनिट 1 में। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, और ये अर्थशास्त्र है क्या, है ना। सैमुअलसन ने इसको सामाजिक विज्ञान की रानी कहा है ना। सैमुअलसन ने इसको अर्थशास्त्र को क्या कहा है, सामाजिक विज्ञान की रानी कहा है, क्वीन ऑफ सोशल स्टडीज कहा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मतलब मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य एक, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है ना। वो, हाँ सर, कल नहीं हुई थी क्या क्लास? नहीं मैम, कल आंधी तूफान होने के कारण कल की क्लास जो है वो स्थगित कर दी गई थी आज के लिए। ये हमें पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाने वाला एक विषय है ना। अर्थशास्त्र एक क्या है, सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र के बारे में अगर पूछा जाए तो अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कोमा लगा के लिखूंगा तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, तो सामाजिक विज्ञान है। सोशल स्टडीज में हम पढ़ते हैं, सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र को, है ना। अब मैं थोड़ा सा जब आगे बढ़ा, ध्यान से सुनिएगा, राधे राधे सभी को। जब मैं आगे बढ़ा तब एक सेंटेंस मिला कि मनुष्य काय में रहता है, समाज में रहता है, सामाजिक प्राणी है, तो है ना। और समाज में रहते हुए वो अनेक आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है ना। मनुष्य समाज में रहते हुए, ध्यान से सुनना, अभी आर्थिक क्रियाएं जो आई हैं ये ध्यान देने योग्य बात है। मनुष्य समाज में रहते हुए, समाज में रहते हुए विभिन्न प्रकार की क्या करता है, तो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित करता है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो है वो संपादित करता है। अब तुम बोलोगे सर ये जो आपने लिखा है ना, आर्थिक क्रिया क्या है ना, और आर्थिक क्रिया जो है ये क्यों करना है। दो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है और आर्थिक क्रियाएं हमें क्यों करना है। क्योंकि जब तक हमें क्या और क्यों और कैसे के अर्थ नहीं पता चलेंगे तब तक हम अप्रोच आधारित सवालों को, एनालिटिकल सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, सर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। मनुष्य को समाज में रहते विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, मतलब अनेकों प्रकार की, नाना प्रकार की क्या करनी पड़ती हैं, जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। तो मैंने बोला भैया आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, यही मैंने बोला है कि मैं आपको एक तो आर्थिक क्रियाएं बताऊंगा, है ना, और दूसरा ये बताऊंगा कि आर्थिक क्रियाएं क्यों करना है ना। तो आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों करना है, ताकि अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह हो सके, है ना, लोगों को रोजगार मिल सके, उत्पादन हो सके और उपभोक्ता उसका कंजम्पशन कर सके। ये सारी बातें यहां पर आएंगी। तो जैसे मैंने बोला आर्थिक क्रियाओं में, जैसे मैंने बोला कृषि करना, क्या आर्थिक क्रिया है?
मैंने बोला उद्योग लगाना क्या आर्थिक क्रिया है? उद्योग लगाना मतलब मैं इन्हें एक क्या किया है, एक इंडस्ट्रीज या एक यूनिट लगाई हुई है। मैंने बोला कारखानों में काम करना क्या आर्थिक क्रिया है? मैंने बोला कारखानों में मैं काम कर रहा हूं, किसी फैक्ट्री में मैं काम कर रहा हूं, तो मुझे रोजगार मिल गया। मैंने कोई उद्योग लगाया तो कई सारे लोगों को रोजगार दे दिया। मैंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि आपको पता है आधारभूत संरचना या बेसिक जो आपका आधारभूत संरचना, माफ करना, जो भी मूलभूत या आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं वो रोटी, कपड़ा और मकान है। तो रोटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कृषि करना पड़ेगा। तो कृषि करना है, उद्योग लगाना है, कारखानों में काम करना है, ये सारी चीजें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत ही आती हैं। सर ये सब क्यों करना है? या तो मैं व्यक्तिगत अपनी आवश्यकता को, खुद की आवश्यकता को पूरा कर रहा होऊंगा, या फिर मैं अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा होऊंगा। अगर मैं कृषि में काम करता हूं तो मैं अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार का पेट भरने के लिए। अगर मैंने कोई उद्योग लगाया है तो उस उद्योग से जो भी फायदा होगा उससे मैं अपनी खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता हूं। अगर मैं किसी कारखाने में काम कर रहा हूं तो मैं अपने खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता हूं या नहीं कर सकता? हाँ या ना में मैं आपसे जवाब की अपेक्षा रखता हूं, है ना? हाँ या ना मैं आपसे जवाब की अपेक्षा रखता हूं। मैंने बोला भैया कि अगर मैं क्या करता हूं, खेती करता हूं, किसी कारखाने में काम करता हूं, या मान लो मैंने पैसे लेकर तुम्हें सेवाएं दे रहा हूं, है ना, ठीक, पैसे लिए हैं मैंने आपसे। हाँ सर पैसे तो लेते हो आप, है ना? पैसे लेकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पैसे लेकर सेवा देना, है ना, पैसे लेकर सेवा देना। या फिर मैं किसी के यहां पर नौकरी कर रहा हूं, नौकरी करना, ये सब आर्थिक क्रियाएं हैं। उद्योग लगाने से क्या होगा? तो उद्योग लगाने से किसी वस्तु का क्या होगा? उत्पादन होगा। और जब वस्तु का उत्पादन होगा तो मैं इसको बेचूंगा। हाँ सर बेचोगे, बिल्कुल बेचोगे। तो बेचने से मेरा क्या होगा? तो बेचने से क्या होगा? तो बेचने से मुझे पैसा मिलेगा। और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तो मैं इसका जवाब दूंगा व्यक्तिगत एवं, मैंने यहां पर लिखा है, व्यक्तिगत एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। व्यक्तिगत एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। व्यक्तिगत, मैंने आपको पहले ही बोला था, व्यक्तिगत एवं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने क्या की हैं? आर्थिक क्रियाएं की हैं। मैंने क्या की हैं? आर्थिक क्रियाएं की हैं। ये सारी आर्थिक क्रियाएं हैं। खेती करना आर्थिक क्रिया है। उद्योग लगाकर उस उद्योग से किसी वस्तु का उत्पादन होगा, है ना, और उस वस्तु को हम बेचेंगे, बेचने के बाद हमें प्रॉफिट होगा। उस प्रॉफिट से मैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति करूंगा या फिर मैं अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति करूंगा। कारखाने में मैं काम भी कर सकता हूं, पैसे लेकर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, सर्विस भी दे रहा हूं, है ना, पैसे लेकर मैं आपका कोई केस भी लड़ रहा हूं एज अ वकील, पैसे लेकर मैं आपका इलाज कर रहा हूं एज अ डॉक्टर। और मैं मान लो किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूं, नौकरी का मतलब है मैं किसी का एम्प्लॉय हूं, मेरा कोई मालिक है। तो इन सारी चीजों से क्या होगा? पैसा आएगा। हाँ सर, और उस पैसे से हम अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। हाँ सर, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। मनुष्य को समाज में रहते हुए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करनी होती हैं। वो विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आपके सामने लिखी हैं। वो आर्थिक क्रियाएं क्यों करनी होती हैं उसका भी मैंने आपको जवाब दिया है। सर आप तो बोल रहे थे आप अर्थशास्त्र की परिभाषा बताओगे। ये तो मैंने बेसिक पढ़ाया, है ना, ये तो मैंने आपको एकदम बेसिक बताया है कि भाई ये है एक्चुअल में अर्थशास्त्र। अब मैं बात करूं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये तो अर्थशास्त्र हो गया। तुमने इतिहास में भी देखा है कि इतिहास में भी अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं और विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं भी दी गई हैं। अलग अलग उनके वोट्स होते हैं, अलग अलग उनके मत होते हैं, है ना। तो आखिर हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? अर्थशास्त्र जैसा विषय इतिहास है, अर्थशास्त्र जैसा विषय भूगोल है, अर्थशास्त्र जैसा विषय राजनीति शास्त्र है। तो क्या इनमें भी परिभाषाएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं।
अगर आपको किसी विषय की विषय वस्तु जाननी है, अगर आपको किसी विषय की प्रकृति जाननी है, अगर आपको किसी विषय का क्षेत्र जानना है, तो आपको परिभाषा की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सर अलग अलग अर्थशास्त्री अलग अलग परिभाषाएं क्यों देते हैं? अलग अलग इतिहासकार अलग अलग इतिहास के संबंध में अपने मत क्यों देते हैं? तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी तक आपको यह समझना है कि हमें अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने बोला बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम एकदम चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों, मैंने पूछा। परिभाषा की आवश्यकता क्यों? परिभाषा तो 2 मिनट में बता दूंगा। परिभाषा तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या आएगी? तुम्हारे एग्जाम में आएगी कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये किसने बोला है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने बोला है? ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आना है और तुम वहां पर एडम स्मिथ टिक करके आ जाओगे। मुझे पता है कि एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। ये तुम वहां पर छाप कर चले आओगे, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर तो देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा की आवश्यकता क्यों? आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाएं क्यों संपन्न की जाती हैं, ये हमने देख लिया। क्यों का जवाब होगा कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी आवश्यकता मेरी खुद की हो सकती है, परिवार की हो सकती है। और आर्थिक क्रियाएं भी तुमने देख ली हैं, खेती करना, कारखाने लगाना, उद्योगों में काम करना, और कारखानों में काम करना, उद्योग लगाना, वस्तु का उत्पादन करके उसको बेचना। मैंने यहां पर लिखा किसी विषय की विषय वस्तु। विषय यहां पर मेरा अर्थशास्त्र है, तो मैं अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। फिर तुम बोलोगे सर ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताओ, तो मैं उस पर भी बात करने वाला हूं। क्या वितरण आता है? क्या उत्पादन आता है? क्या राजस्व आता है? क्या उपभोक्ता आता है? बिल्कुल आता है सर। तो यही तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, यही तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। तो अगर सर हमारे एग्जाम में कल के दिन यह पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, और उसमें ऑप्शन में हो उत्पादन, राजस्व, उपभोक्ता, तो क्या सर ये सारी चीजें सही हैं? बिल्कुल सही है ना। तो किसी विषय, यहां पर अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में काम कर रहा है, तो किसी विषय की विषय वस्तु, अच्छा, किसी विषय की विषय वस्तु तथा प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए, और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए परिभाषा की आवश्यकता होती है। परिभाषा, डेफिनेशन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है सर। सर आप तो हमें डायरेक्ट दृष्टिकोण बता दो कि धन केंद्रित अर्थशास्त्र, कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र, दुर्लभ विहीन अर्थशास्त्र, विकास आधारित अर्थशास्त्र। डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, है ना, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा समय लूंगा। किसी विषय की विषय वस्तु तथा प्रकृति और क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए हमें परिभाषा की आवश्यकता होती है। अब क्या एक ही परिभाषा से काम चल सकता है? नहीं, है ना, नहीं। आप एक बात याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना, मैंने अभी बोला भी है आपसे कि एक हमारे व्यक्ति थे जिनका नाम था सैमुअल्सन। और सैमुअल्सन ने बोला है, सैमुअल्सन के अनुसार सामाजिक विज्ञान की रानी है अर्थशास्त्र। सोशल स्टडीज, क्वीन ऑफ सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान की रानी है अर्थशास्त्र। सामाजिक विज्ञान की रानी है अर्थशास्त्र। और इसी सैमुअल्सन कीन ने बोला है कि अर्थशास्त्र में 2 चीजें होती हैं, एक तो साधन होते हैं, नमस्कार लखन जी, है ना। अर्थशास्त्र का अगर मैं ढांचा देखूं तो 2 आधारों पर टिका होता है। इसी ने बोला है अर्थशास्त्र का समस्त आधार 2 चीजों पर टिका है।
दो चीजों पर टिका है। एक तो होता है साधन जो कि सीमित हैं, और एक होता है आवश्यकताएं जो कि असीमित हैं। आवश्यकताएं आपकी असीमित हैं, लेकिन आपके पास साधन जो हैं वो सीमित हैं। आपको लग रहा है मेरे पास आईफोन हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो पैसा यहां पर साधन हो गया, आवश्यकता आपकी आईफोन की हो गई। तो साधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। अर्थशास्त्र का समस्त आधार दो बिंदुओं पर टिका हुआ है, एक साधन और एक आपका आवश्यकता। सामाजिक विज्ञान की रानी किसने बोला है? सैमुअल्सन ने बोला है। किसको? अर्थशास्त्र को। तो क्वीन ऑफ सोशल स्टडीज। ठीक है सर, अगर ऐसा सवाल आता है तो हम बता देंगे कि क्वीन ऑफ सोशल स्टडीज जो है वो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है, इकोनॉमी को बोला जाता है। थम्स अप कर दो कि इतनी बात पहली और दूसरी स्लाइड में हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब मैं आगे बढ़ा, समय के साथ साथ 18वीं सदी में अर्थशास्त्र के संबंध में अर्थशास्त्रियों के अलग मत थे। 19वीं सदी में, है ना, 19वीं सदी में अर्थशास्त्रियों के अर्थशास्त्र के संबंध में अलग मत थे। तो 18वीं और 19वीं सदी में अंतर आया है परिभाषाओं में। हाँ, क्यों आया है? क्योंकि आज मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, आज मुझे मोमोज अच्छे लगते हैं, आज मुझे बर्गर अच्छा लगता है, आज मैं मैकडी जाता हूं, आज मैं पिज्जा हट जाता हूं, आज मैं डोमिनोज जाता हूं। लेकिन आज से 20 साल पहले या हमारे जो माता पिता थे या हमारे जो दादा दादी थे, क्या वो मैकडी जाते थे? क्या वो डोमिनोज जाते थे? क्या वो पिज्जा हट में पिज्जा खाने जाते थे? क्या वो बर्गर मंगाते थे? मैं अपनी जनरेशन की बात कर रहा हूं, 2000 के दशक वाले, 90 से 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, 1990 से 2000 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, वो लोग पिज्जा बर्गर में ज्यादा नहीं जीते थे। लेकिन 2000 के बाद वालों को देखो, 2000 के बाद वाले पिज्जा ही मांगते हैं, मोमोज ही मांगते हैं, नूडल्स ही मांगते हैं, मंचूरियन ही मांगते हैं। मतलब उनका जो है जंक फूड खाने का बड़ा मन करता है ना। तो आवश्यकताएं चेंज हुई। हाँ, जब आवश्यकता चेंज होगी तो उत्पादन की प्रकृति में भी तो अंतर आएगा। हाँ, उत्पादन की प्रकृति में भी अंतर आएगा। पहले हम जो 1900 से लेकर 2000 तक जिनका जन्म हुआ है, 1900 से लेकर 2000 तक का जन्म हुआ है जिनका, इस बीच में हमारे लिए समोसा बढ़िया था, हमारे लिए आलू बड़ा बढ़िया है, हमारे लिए ब्रेड बड़ा बढ़िया है, हमें ये सब चीजें मिलती थी खाने को, हमारे लिए चाट बढ़िया है। आजकल की जनरेशन को देखो आप, तो इनकी आवश्यकताओं में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो जब आवश्यकता चेंज है, मुझे खाना मोमोज है, तुम समोसा लाके रख दोगे, मैं काय को खाऊंगा? नहीं खाऊंगा ना। तो मैं तो बोलूंगा कि भैया मोमोज का उत्पादन करो, समोसा वाले की दुकान नहीं चल रही है, मोमोज वाले की दुकान चल रही है। समझ पा रहे मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे? हाँ सर, हम समझ पा रहे हैं। तो समय के साथ साथ परिवर्तन हुए। हाँ, दृष्टिकोण बदला। हाँ, अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। हाँ, काय की? अर्थशास्त्र की। ठीक है सर, हम ये बात भी आपकी समझ गए कि आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में भिन्नता। अब आर्थिक क्रियाएं समझ गए हो, है ना। अब मैं खेती नहीं करना चाहता, मेरे घर वालों ने कर ली है, लेकिन उनका यह है कि मेरा बेटा जो है वो खेती ना करे, वो पढ़ाई लिखाई करके अधिकारी बने, तो मुझे नौकरी करना पड़ेगी, सरकारी हो या प्राइवेट। आर्थिक क्रियाओं में भिन्नता, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में भिन्नता, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में भिन्नता तथा निरंतर हो रहे परिवर्तनों के कारण, निरंतर हो रहे परिवर्तनों के कारण तथा निरंतर हो रहे परिवर्तनों के कारण समय समय पर अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं।
अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं, परिभाषाओं के कोष्टक में लिख सकता हूं मत प्रस्तुत किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। मैंने आप लोगों को अभी कल की लास्ट जो रिसेंट में हमारी क्लास हुई थी एप्लीकेशन पर, है ना, हाँ, अभी जो हमारी रिसेंट में एक एप्लीकेशन पर क्लास हुई थी अर्थशास्त्र की, एक ही क्लास हुई है अभी, उसमें मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि एक महिला है, श्रीमती जी हैं, उनने बोला है कि जहां पर 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां पर उनके 7 मत होंगे। उस श्रीमती जी का नाम मुझे बताइएगा, है ना। बा से कुछ नाम था, आप लोग अगर अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे एप्लीकेशन की क्लासेस का, वर्ग 1 का, हाँ, बार बोरा बूटन, वेरी गुड, है ना, बार बारा बूटन, बार बारा बूटन, है ना। तो यहां पर एक सेंटेंस याद रखना है, बार बारा बूटन के अनुसार, श्रीमती जी हैं ये, श्रीमती, श्रीमती बार बारा बूटन ने के अनुसार इन मैडम ने क्या बोला है, सुनिएगा, इनने क्या बोला है, इन्होंने बोला है जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे, जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां पर 7 मत होंगे, वहां पर उनके 7 मत होंगे, वहां 7 मत होंगे। कहने का मतलब सीधा सिंपल सा है कि सेम कोई नहीं बोल रहा कि एडम स्मिथ की बात का सपोर्ट स्टुअर्ट मिल कर दे, ऐसा नहीं हुआ, सैमुअल्सन कर दे, ऐसा नहीं हुआ, गिब्सन कर दे, ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपना अलग अलग दृष्टिकोण रखा है अर्थशास्त्र के प्रति। तो इसीलिए बार बारा बूटन ने बोला कि जहां 6 अर्थशास्त्री होंगे वहां पर आपको 6 से ज्यादा ही मत मिलेंगे, कम नहीं मिल सकते, सिमिलरिटी नहीं मिल सकती, समानता नहीं मिल सकती। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं या मत प्रस्तुत किए हैं। उसका प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं में क्या हो रही है, आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति में भिन्नता हो रही है और निरंतर जो परिवर्तन हो रहे हैं। पहले कपड़े कुछ और पहने जाते थे, आज कपड़े कुछ और पहने जाते हैं, है ना। आज इंस्टाग्राम पर रील देखकर, आज यूट्यूब की दुनिया, आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का चलन है, हम उसमें देखकर फॉलो करते हैं लोगों को कि भाई इसने ऐसा ड्रेस पहना है, मैं शादी में जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगा। समझ पा रहे मेरी बात? पहले ऐसा थोड़ी होता था, पहले तो हम अपने अकॉर्डिंग सिलवाते थे, कपड़े खरीदते थे, अपने अनुसार वियर करते थे, आजकल नहीं करते। तो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, मेरी बात समझिएगा, मैंने बोला चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहे हैं। तो जब चेंज होगा तो पहले का व्यक्ति करता होगा कृषि, अब का व्यक्ति तो उद्योगों में, अब तो ये है कि भैया मैं अपनी भाषा में अगर बात करूं तो पहले खेती कर सकते थे, अब खेती नहीं कर रहे, अब क्या कर रहे, अब एक उद्योग डाल लिया, उसमें 8-10 लोगों को रोजगार दिया, किसी वस्तु को उत्पादन करके बेचा, प्रॉफिट कमाया। किसी कारखाने में जाके काम कर लूंगा, नौकरी मिल, अच्छे कारखाने में काम करूंगा, अच्छे लेवल पर, सुपरवाइजर लेवल पर या उसके ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर बैठूंगा, है ना, एचआर की पोस्ट पर बैठूंगा, पैसे लेकर सेवा देना, तो मैं पढ़ा रहा हूं, तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, पैसे ले रहा हूं। नौकरी करना, सरकारी कर लो, प्राइवेट कर लो, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी कर सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी नौकरी कर सकता है, स्किल के हिसाब से जितनी उसके पास योग्यता होगी, कुशलता होगी, उस हिसाब से उसको काम दिया जाएगा, उसके बदले में उसका पारिश्रमिक भी उतना होगा। ठीक है सर, ये चीजें हम बहुत अच्छे से समझ गए कि बार बारा बूटन के अनुसार जहां 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहां उनके 7 मत होते हैं। श्रीमान जी, सर जी, आपने हमें बोला था कि आप अर्थशास्त्र की विषय वस्तु बताने वाले थे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में क्या क्या शामिल है। कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को बता सके कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में हम किसका अध्ययन करते हैं? ऐसा कोई कैंडिडेट्स है जो मुझे यह बता दे कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या अर्थशास्त्र की सामग्री में, विषय सामग्री में क्या क्या होता है? मैंने बोला था उत्पादन मिलेगा, हाँ भैया उत्पादन क्यों कर रहे हो? उपभोग के लिए। विनिमय होगा, हाँ, एक्सचेंज होगा, हाँ, क्रेता विक्रेता होंगे, हाँ,
विक्रेता खरीदेगा, क्रेता बेचेगा, हाँ। खरीदी बिक्री हो गई, हाँ। अगर खरीदी बिक्री हो गई है तो एक्सचेंज तो हो गया ना, विनिमय तो हो गया ना। उत्पादन, जो व्यक्ति जिसके पास, जिसने कोई चीज उत्पादन करी है, प्रोडक्शन किया है, अगर उसका एक्सचेंज ही नहीं होगा, वो बेचने के लिए खड़ा है, कस्टमर उसकी दुकान में आएगा ही नहीं। अच्छा सर, मतलब उत्पादन, उपभोग, विनिमय और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, वितरण भी होगा। और यहां पर जो सब काम हो रहा है उसके पीछे बाबू भैया केवल क्या है? पैसा, राजस्व है ना। ये 5 जो होते हैं ये मेनली क्या होते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में आपको ये 5 चीजें याद रखना ही रखना है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, या मैं इसी को बोल सकता हूं विषय वस्तु, इसी को मैं बोल सकता हूं विषय वस्तु। और इसके 5 सेक्टर हैं आपके, इसके 5 चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि भैया इनमें से कौन सा अर्थशास्त्र की विषय सामग्री नहीं है। बता देना कि सर ने बोला था कि उत्पादन है, सर ने बोला था उत्पादन है, सर ने बोला था उत्पादन के साथ साथ विनिमय, एक्सचेंज है ना। सर ने बोला था वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यही, इसी में तो यही तो तुम्हारा सिलेबस है पूरा का पूरा। और ये सब तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वितरण भी डिटेल में पढ़ना है तुम्हें, है ना। और विनिमय भी डिटेल में पढ़ना है, उत्पादन भी डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा क्या उपभोग होगा, कंजम्पशन होगा। अरे सर, अगर उत्पादन हुआ है किसी वस्तु या सेवा का तो उसका उपभोक्ता उपभोग तो करेगा, कंज्यूमर कंजम्पशन तो करेगा। ये सब क्यों हो रहा है? पैसा चाहिए बाबू भैया, पैसा, राजस्व की बात हो रही है। तो आप लोगों को मैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु बता पाने में सफल रहा या नहीं रहा, मुझे बताइएगा। आर्थिक क्रियाएं बताई मैंने, छोटे छोटे शब्दों के अर्थ पता होना चाहिए, तब आप एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन और अप्रोच आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर तुम्हें छोटे छोटे शब्दों के अर्थ नहीं पता, आर्थिक क्रिया नहीं पता, तुम्हें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री या विषय वस्तु नहीं पता, मैं सीधा बोलकर निकल जाता कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का, अर्थशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए परिभाषाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया तुम पूछो ना कि सर प्रकृति क्या है, सर क्षेत्र क्या है, सर विषय सामग्री क्या है, सर आर्थिक क्रिया क्या है, सर आर्थिक क्रिया क्यों आप कर रहे हो, मत करो, ना करोगे तो नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? अर्थव्यवस्था का चक्र नहीं चलेगा। उत्पादन और उपभोक्ता जो ये चक्र चल रहा है, मांग आपूर्ति वाला, सब कुछ बंद हो जाएगा बिना आर्थिक क्रियाओं के। थम्स अप करके बोलिएगा कि सर हमें इतनी बात जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब आप हमें आगे बढ़कर ये बताइए कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कितने भागों में बांटा जाता है ना। अगर हम बृहद रूप में देखें, आइए देखते हैं एक सवाल जहां से पूछे जाएंगे। मेजरली जो सवाल आते हैं वो यहां से आते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। सर ये 5 भाग कौन से हैं और क्या ये पांचों भाग पढ़ना पड़ेंगे? हाँ। और इन 5 भागों में जो जो तुम्हें अर्थशास्त्री मिलेगा उनके नाम याद रखना पड़ेंगे। हाँ, ये तो करना पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं सबसे पहले देखता हूं तो मुझे मिलता है धन केंद्रित अर्थशास्त्र। मतलब पूरा का पूरा अर्थशास्त्र धन पर केंद्रित है, पूरा का पूरा अर्थशास्त्र धन पर केंद्रित है। किसने बोला है? सर अभी हम इसके नाम भी आपको बता देंगे कि धन केंद्रित अर्थशास्त्र किसने बोला है। क्या मैंने धन केंद्रित अर्थशास्त्र के बाद तुम्हें कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र पढ़ाया है? अरे जो मेरे से एप्लीकेशन पर मेरी पहली क्लास देख चुके हैं वो कम से कम कमेंट तो कर दो कि सर एक तो धन केंद्रित है, दूसरा सर आपने हमें बताया था कल्याण आधारित, दूसरा सर आपने हमें बताया था कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र। मतलब यहां पर समाज के कल्याण पर डिपेंडेड है,
या उस पर बेस्ड अर्थशास्त्र है, कल्याण ही सब कुछ है, कल्याण से संतुष्टि मिलेगी, सब देखेंगे हम। कल्याण कब होगा? जब संतुष्टि मिलेगी। तो कल्याण केंद्रित है, आपका धन केंद्रित है। इसके अलावा दुर्लभ विहीन अर्थशास्त्र भी हमने पढ़ा था और आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा मैं अभी इनको समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। दुर्लभता विहीन अर्थशास्त्र, दुर्लभता प्रधान, माफ करना, दुर्लभता प्रधान अर्थशास्त्र। और इसके अलावा एक है आपका आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र, एक है आपका आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र, आवश्यकता विहीन अर्थशास्त्र। और एक है आपका लास्ट जो है आपका, वो है आपका कौन सा? तो आप बोलोगे सर विकास आधारित अर्थशास्त्र। ये 5 प्रकार से दृष्टिकोण पर आधारित है आपका अर्थशास्त्र। हमें अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, जब मैंने समझाया ही नहीं तो तुम्हें कहां से समझ में आ जाएगा? जब मैंने ये समझाया ही नहीं तो तुम्हें कैसे समझ में आ जाएगा दोस्त, है ना? तो केवल तुम इतनी बात याद रखो कि हमारे सर ने बोला है कि एक धन केंद्रित है, एक आपका कल्याण केंद्रित है, एक दुर्लभता प्रधान है, एक आवश्यकता विहीन है और एक विकास आधारित अर्थशास्त्र है। आपसे एक सवाल पूछा गया है एमपीटेट वर्ग 1 की परीक्षा में, और वो सवाल मैं लेकर भी आया हूं। उसने पूछा है आपसे कि आप बताइए धन प्रधान परिभाषा किसने दी। एक सवाल आया है, क्योंकि हमारा जो तरीका रहेगा वो क्वेश्चन बेस्ड रहेगा। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा किसने दी? धन केंद्रित परिभाषा किसने दी? धन केंद्रित परिभाषा किसने दी? ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में। अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा किसने दी? सबसे पहले उसने ऑप्शन में लिखा है मार्शल, दूसरे नंबर पर उसने लिखा है एडम स्मिथ, तीसरे नंबर पर उसने लिखा है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है उसमें दिया गया है सैमुअल्सन और रॉबिन्सन। एक है आपका रॉबिन्सन और डी नंबर में है आपका सैमुअल्सन। डी नंबर पर है आपका सैमुअल्सन। आप मुझे बताइए कि अर्थशास्त्र की धन केंद्रित परिभाषा किसने दी है? अमित ने जवाब दिया है एडम स्मिथ, संगीता ने जवाब दिया है एडम स्मिथ, माइक क्राफ्टी आइडियाज ने आंसर दिया है एडम स्मिथ। बिल्कुल, जो लोग इसका आंसर एडम स्मिथ दे रहे हैं उनको 1 नंबर मिलना तय है। मैं बोल रहा हूं 60 से 70% आपकी तैयारी मुख्य परीक्षा की भी हो जाएगी, ये बात आप याद रखिएगा, है ना? तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले भी एप्लीकेशन पर हमारे जुड़ सकते हैं। अर्थशास्त्र की अभी एप्लीकेशन पर केवल 1 ही क्लास हुई है। आपके ये डेमो लेक्चर्स हैं, अगर आपको पसंद आते हैं तो ही आप एप्लीकेशन ज्वाइन करके कोर्स परचेज करिएगा। तो आइए अब सबसे पहले हम धन केंद्रित अर्थशास्त्र पर बात करते हैं, है ना? आइए सबसे पहले हम धन केंद्रित अर्थशास्त्र पर बात करते हैं। और इस संबंध में जो मत देने वाले अर्थशास्त्री हैं, जिनने धन आधारित या धन केंद्रित अर्थशास्त्र के संबंध में अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, उनको देखिएगा, है ना? तो यहां पर धन केंद्रित अर्थशास्त्र, यहां पर अगर मैं बात करता हूं धन केंद्रित अर्थशास्त्र की, तो मैंने आपसे पूछा है कि इस संबंध में, है ना, अर्थशास्त्री कौन हुए? प्रमुख अर्थशास्त्री बताओ जिनने इस संबंध में मत दिए हैं, क्योंकि यही तो सवाल एग्जाम में आना है ना? यही तो सवाल एग्जाम में आना है कि भैया एडम स्मिथ और जेबी से बेकर ना, इसमें 2 हुए। एक तो एडम स्मिथ और एक है आपका जेबी से बेकर। ये 2 प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का केंद्र माना है। इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का केंद्र माना है। इनने केवल बोला है धन 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 धन, मतलब धन की ही बात करी है। इन्होंने बोला है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ना? और धन को ही इन्होंने क्या दी है? वरीयता दी है। ठीक,
लेकिन धन से क्या तुम मैं बोलता हूं तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तो तुम उसको खा लोगे क्या? पैसा खूब है। मैं लिख रहा हूं इनके अनुसार, इनके अनुसार, इनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। मुझे बताओ तुम्हारे पास पैसा है, खूब सारा पैसा है, ठीक है, तुम उसको पैसे को खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हो क्या? हाँ या ना में जवाब दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने। मैंने पूछा क्या आप लोगों के पास जो पैसा है इसको खाकर आप पेट भर सकते हो क्या? अर्थशास्त्र इसने बोला धन का विज्ञान है, मतलब अगर मैं धन में क्या करूं, स्टडी करूं, अगर मैं इसमें तथ्य, हाँ यही बात, यही जवाब चाहिए था मुझे, है ना, यही जवाब चाहिए था मुझे। और मुझे ये बता दीजिए कि जो द वेल्थ ऑफ नेशन है ये कब लिखी गई थी और द वेल्थ ऑफ नेशन का पूरा नाम क्या है, और एडम स्मिथ ने इसी वेल्थ ऑफ नेशन में, इसी वेल्थ ऑफ नेशन में क्या दिया है, तो धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है पूंजीवादी राष्ट्रों के लिए, है ना, इसने बात करी है। मुझे बताइए कि जो इसने, जो आप लोग बोलते हो द वेल्थ ऑफ नेशन, ये तो शॉर्ट में आप बोलते हो, है ना, 1882 में संगीता जी नहीं दी है, 1776 में आपने, 1776 का मतलब होता है 18वीं सदी, तो 18वीं सदी में अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन केंद्रित है। वेरी गुड लखन, है ना, लखन ने बिल्कुल सही जवाब दिया 1776 में। और इनकी पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज द वेल्थ ऑफ नेशन। मैं इसका पूरा नाम लिख देता हूं, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज, नेचर एंड कॉजेज, है ना, ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। हम नेशन नेशन बोलते रहते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन नेशन बोलते रहते हैं। यहां पर अगर मान लो ये पूछ लिया जाए, आप उसका अंग्रेजी ना देख पाओ कि राष्ट्रों के धन के स्वरूप, है ना, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, राष्ट्रों के धन के स्वरूप व उनके कारणों की खोज, व उनके कारणों की खोज, व उनके कारणों की खोज नामक पुस्तक लिखने वाला कौन है? तो राष्ट्रों के धन व उनके कारणों की खोज। सर जी मुझे एक डाउट है, क्लियर करिए, बताइए श्वेता जी क्या डाउट है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, यस यही मैंने लिखा है, देखिएगा आप ध्यान से, यही मैंने लिखा है ना। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, क्लियर है। तो ये पुस्तक पूछी जाए किसने लिखी है, कब लिखी है और किस संबंध में ये परिभाषा दे रहा है, तो आपको बता देना है। अब इसकी आलोचना होगी, इसको क्रिटिसाइज किया जाएगा अर्थशास्त्रियों के द्वारा। उनने बोला एडम स्मिथ बहुत सारा पैसा है, तो क्या तुम उस पैसे को खा के पेट भर सकते हो क्या? तो जवाब आया सर जी मेरा एमकॉम टैक्सेशन से है, तो क्या मैं वर्ग एक इकोनॉमिक्स से डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकते, है ना, हाँ नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। आपको एमए, अगर आपका इकोनॉमिक्स से एमए होता, है ना, आप कॉमर्स से ही डाल पाओगे। अगर आपका एमए, आज मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूं, है ना, 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट में उसमें जुड़ जाना कि भाई जो 16 सब्जेक्ट हैं, अगर उन मुख्य विषयों से आपने एमए किया हुआ है ना, और अगर आप फिर वर्ग एक देते हो तो दे सकते हो, नहीं दे पाओगे, इकोनॉमिक्स से नहीं दे पाओगे, है ना, टैक्सेशन आपको कॉमर्स से ही देना पड़ेगा। मैं अभी उस पर वीडियो बनाने वाला हूं, 10 मिनट बाद उसकी स्ट्रीमिंग है ना। लोगों ने बोला भैया कि यार तुम ये बता दो कि मुद्रा से, जैसे मैं बात करूं साधु सन्यासी महात्माओं की, है ना, क्या साधु लोग नहीं हैं? क्या एकांतवासी नहीं है ना, साधु है, एकांतवासी है, बोलो है कि नहीं है? या मैं बात करूं सन्यासी है, मैं बात करूं सन्यासी है, मुझे बताओ क्या इसको धन की आवश्यकता है? हाँ या ना में जवाब देना। सर जी इकोनॉमिक्स की टाइम, इकोनॉमिक्स की क्लास का यूट्यूब पर टाइम रहता है सर 5 बजे और एप्लीकेशन पर टाइम रहता है 7 बजे, है
है ना। शाम की क्लासेस हैं ये आपकी, 5 बजे यूट्यूब पर रहता है और 7 बजे एप्लीकेशन पर रहता है। मैंने आपसे पूछा है, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या ये जो साधु सन्यासी हैं इनके लिए कोई धन के लिए धन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। है ना, नहीं चाहिए ना, बिल्कुल। अगर मैं इसको ये देखूं, अगर मैं इसकी बात करूं धन केंद्रित अर्थशास्त्र की, तो आलोचना हम इस तरीके से कर सकते हैं, इसको क्रिटिसाइज इस तरीके से कर सकते हैं कि धन मात्र साधन, धन साधन मात्र है, धन साधन मात्र है। मेरे पास पैसा होगा तो मैं कार ले लूंगा, हाँ। मेरे पास पैसा होगा तो मैं आईफोन खरीद लूंगा, हाँ। मेरे पास पैसा होगा तो मैं बंगलो खरीद लूंगा, हाँ। क्या होगा? पैसा, मतलब धन होगा तो मैं ये कर लूंगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि धन केवल साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो कुछ और है, साध्य तो कुछ और है। साध्य क्या है सर? मैं बताता हूं। क्या आप लोग पैसे के लिए नौकरी कर रहे हो? तो जवाब होगा हाँ। पैसे के लिए कर नहीं, आप अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहते हो। आप वर्ग एक में अगर सिलेक्ट होते हो, अगर आप वर्ग एक में सिलेक्ट होते हो तो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या आप यह नौकरी धन के लिए कर रहे हो? तो कुछ लोग तो जवाब देंगे हाँ, लेकिन अगर उसका कंक्लूजन देखा जाए तो आप ये बोलोगे नहीं सर, हमें अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, हमें अपने परिवार की देखभाल अच्छे तरीके से करनी है, हमें अपने माँ बाप की दवाई अच्छे हॉस्पिटल्स में करवानी है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, हमें अपना अच्छा जीवन स्तर करना है, इसलिए हमें नौकरी की आवश्यकता है। समझ पा रहे मेरी बात? तो तुम अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहते हो, उससे धन आएगा, उससे धन आएगा। तो धन केवल एकमात्र क्या है? साधन है। इस तरीके से क्या की गई है? आलोचना की गई है। इस तरीके से क्या की गई है? आलोचना की गई है। उन्होंने बोला कि एडम स्मिथ जी तुम धन 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 मत बोलो, है ना। अब कोई चाहता है भौतिक सुख सुविधाएं, जैसे कल्याण केंद्रित अर्थव्यवस्था जब आएगी आगे चलकर, वहां पर कल्याण केंद्रित अर्थव्यवस्था में या कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र में, माफ करिएगा, कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र में भौतिक कल्याण की बात करी जाएगी। भौतिक कल्याण का मतलब जिम चला जाऊं, जिम जाके अच्छी कसरत कर लूं, शरीर बना लूं, शादी पार्टियों में जाऊं तो लेकर पार्टी होनी चाहिए, दारू पीना चाहिए। तो फिर मेरा वही सवाल है कि साधु सन्यासी तो भौतिक सुख सुविधाएं लेता ही नहीं है। मैंने बोला तुम भौतिक सुख सुविधाएं क्या है? बंगलो होना चाहिए, एसी होना चाहिए, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, मर्सिडीज और ऑडी जैसी लग्जरी कार होना चाहिए, बंगलों में कुछ नौकर होने चाहिए। तो कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला, और वो भी भौतिक कल्याण वाला। आईफोन है, बंगलो है, कार है, नौकर लगे हुए हैं, एसी में तुम 24 घंटे रहते हो। तो भौतिक कल्याण पर भी बल देना ठीक नहीं है। जैसे आगे चलकर आपको कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र मिलता है, मार्शल पीगू और जॉन स्टुअर्ट मिल जो ये परिभाषाएं देते हैं, यहां पर तो तुमने एडम स्मिथ देखा, यहां पर आपने एडम स्मिथ देखा है, और यहां पर आपने जे बी से बेकर देखा है। ऐसे ही आप यहां पर देखोगे कल्याण केंद्रित में भौतिक कल्याण पर इतना जोर दिया मार्शल ने, स्टुअर्ट मिल ने, है ना, स्टुअर्ट मिल ने, और आपके एक और हैं, स्टुअर्ट मिल हो गया, मार्शल हो गया, और आप बोलोगे सर यहां पर पीगू महोदय भी आते हैं, पीगू भी आता है यहीं पर।
तो ये इनके मत हैं, ये इनके मत हैं। सर जी ये क्वेश्चन है, जेबी से और वॉकर अलग अलग एक ही है ना, जेबी से वॉकर एक ही है ना, अलग अलग कहां लिखे हमने, एक ही तो लिखा है, जेबी से वॉकर। ठीक है अमित जी, तो इसके आगे की कहानी हम कल देखेंगे। एक मेरी क्लास है यूट्यूब पर, उसको मुझे लेना है। ये आपकी डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।